मैं अब अगले सवाल की तरफ जा रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 7 है। सर, रॉक सॉल्ट एंड कंपनी ऑपरेट्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन द होली ओन्ड बाय अंबर फातिमा। अंबर फातिमा। सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, जीपी आ गया, एडमिन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गया, फाइनेंशियल चार्जेस आ गया, अदर इनकम आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। Notes to the statement of profit or loss. 35% of sales were received through card-based payment while 65% was received in cash. All sales invoices were below rupees 0.1 million. 35% of the sale था कार्ड बेस्ड पेमेंट्स। बाकी 65% कैश थी। सारी इनवॉइसेस 1 मिलियन से कम की, 0.1 मिलियन से कम की थी। ये बातों बातों में उसने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की बताई है बात। 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट आप कैश में वसूल करेंगे तो मसला बन जाएगा। ज़हन में रखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या शामिल है? परचेज किया है मीट कितने का? 30 दिन का। 60% मीट डायरेक्टली फार्म से खरीदा है, 40% होलसेलर से खरीदा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो एनटीएन वाले बंदे से खरीदना है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली फार्म से खरीद रहे हैं तो इस केस में ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन उसके अलावा दूसरा जो बंदा जिससे आप खरीद रहे हैं उसका एनटीएन होना चाहिए। अब बुनियादी तौर पे यहाँ पे 30 मिलियन का वो खरीदा था, 60% जो था वो तो फार्म्स थे, लेकिन 40% फार्म्स नहीं थे। तो जब फार्म्स नहीं थे तो फिर आप जो है ना, आपको 10% एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। फ्रेट ऐड करना पड़ेगा। फ्रेट चार्जेस था, कैश पे किया, कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेबल्स कैश में परचेज की। भाई 5 मिलियन की वेजिटेबल आप कैश में खरीद रहे हो। सर जी, हमने क्या कहा हुआ है कि भैया आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट खरीद रहे हैं, कैश में चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो तो एस डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। उसके वाले से हमने ये डिस्कशन की हुई है। अलबत्ता अभी मैं ये सवाल कराता हूँ तो मजीद देखते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस है, ट्रेडमार्क ले लिया, ठीक है। फिर मार्केटिंग एजेंसी को ब्रांड प्रमोशन के लिए पैसे दिए, कोई टैक्स नहीं काटा, काटना चाहिए था। एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रैम्प है, रैम्प के वाले से खास तौर पे उसकी अलाउ करता है वो, 100% डेप्रिसिएशन अलाउ करता है 2.5 लाख तक अगर रैम हो तो। ये वाली बात आपके क्वेश्चन पेपर में भी लिखी हुई है। रैम 2.5 लाख तक हो तो 100% डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। फिर परचेज ऑफ एन अनइम्प्रूव प्लॉट, आपने प्लॉट खरीदा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में तो नहीं ना शामिल होना चाहिए, उसे ऐड बैक करेंगे। और इस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी भी पे की है वो भी ऐड बैक होगी। फिर फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस था 2.6 मिलियन का। सर जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता सर, ये भी नहीं माइनस होगा, ऐड बैक हो जाएगा। फिर RHC acquired 5 generators having cost of 16 million under the lease arrangement। सर जी, 2.6 मिलियन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो नहीं होगा। बल्कि अदर इनकम में शामिल है रेंटल इनकम ऑफ 4 मिलियन अर्न फ्रॉम सब लीजिंग ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल स्पेस टू थर्ड पार्टी। The commercial space located in the shopping mall was originally taken on rent at an annual rental of 14 मिलियन। सर जी, आपने 14 मिलियन का किराए पर लेकर रेंटल इनकम कमाई है 4 मिलियन थर्ड पार्टी को देकर। कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 18 मिलियन। कैपिटल गेन कितना था? 18 मिलियन का। डिस्पोजल ऑफ लिस्टेड कंपनी के शेयर। चलो जी,
एक्वायर किए थे 1 जुलाई 2023 में। अच्छा जी। बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन 28 थी, चलो जी माइनस करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है ये इन पहले एक्सपेंसेस में से नहीं थी। आर एस सी हैज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना था? 22 मिलियन का 2019 का था, फिर 13 मिलियन का 2024 का था। आप 2026 में बैठे हैं, 2019 का लॉस था। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 पे ये वाला लॉस क्या हो गया? डेड हो गया। हाँ अलबत्ता ये वाला जो 13 मिलियन का लॉस है ये एडजस्ट हो सकता है। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 2018 की थी, ये अनलिमिटेड टाइम तक कैरेट फॉरवर्ड हो सकती है, तो ये एडजस्ट हो जाएगी। वो कहता है मिनिमम टैक्स को इग्नोर करें और सारी एग्जाम्पशंस को लिखें। सर जी जिन्होंने ये सवाल पहली बार देखा है मुझे बताइए, सवाल को देखकर ज़हन में फौरी तौर पे क्या आता है? जी, क्या सवाल इजी लग रहा है, डुएबल लग रहा है? याद रखिएगा हर सवाल में एक दो एडजस्टमेंट ऐसी जरूर हो सकती हैं जिस पर आपको थोड़ी सी टेंशन हो, लेकिन कभी सवाल में हमेशा वो वाला एरिया देखते हैं शुरू में खास तौर पे जो आपको आता होता है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा ये सवाल है, इसको इस तरह से किया जाना है। हाँ एक बच्चा कहता है दो एडजस्टमेंट मुश्किल है, कोई बात नहीं। 17 नंबर का सवाल है, दो एडजस्टमेंट नहीं आती होंगी, 4 नंबर 3 नंबर नहीं मिलेंगे, बाकी तो भाई 13 14 नंबर तो होंगे ना। आपको तो भाई इस न्यूमेरिकल में से 12 13 12 नंबर मिल जाएं, आपका एक अच्छी परफॉर्मेंस है 17 में से 12। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको 5 नंबर की एडजस्टमेंट नहीं आती और वो उसको अपने ऊपर इतना तारी करता है कि बाकी 12 नंबर गलत कर देता, तो वो बेवकूफी है। उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो गलत है। जैसे पिछली एडजस्टमेंट में एक वेवर वाली एडजस्टमेंट आई थी जो थोड़ी अनयूजुअल थी, ठीक है कितने की होगी वो? 2 मार्क्स की होगी, बाकी 8 आ सकते थे, बाकी 8 इंतहाई इजी थे। अब अगर एक बच्चा वेवर का सोच सोच के वो गए, ओ हो मैं तो गया, मैं तो लुट गया, मुझे तो लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, सोची जा रहा है, ये वो गलती है जिससे बच्चा पेपर पास करता है। याद रखिएगा बहुत से लोग एवरेज तैयारी के साथ पेपर पास कर लेते हैं और बहुत से लोग बड़ी अच्छी तैयारी के बावजूद पेपर पास नहीं कर पाते। वजह एग्जाम लेवल में परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको 4 नंबर का नहीं आता, बस 13 नंबर का आता है तो करे ना। एक बच्चा है जिसको 6 नंबर का नहीं आता, वो कहता है कोई बात नहीं मैं 11 नंबर का तो अच्छा आता है मैं वो करूंगा, वो उस 11 में से 9 ले लेता है, वो पास हो जाता है। और वो बच्चा जिसको 4 नंबर का नहीं आता और वो उसकी टेंशन लेता है, तो वो 13 में से 9 नहीं ले पाता, 8 नहीं ले पाता, फेल हो जाता है। ये प्रॉब्लम है सर। ये आप सवाल करें और याद रखिए हमेशा इस चीज को ज़हन में रखें कि जो एरिया आता है आपको, एक एवरेज प्रिपेयर्ड बच्चे को हमेशा याद रखें 60 65 नंबर का पेपर आता होता है। जिसकी अच्छी तैयारी होती है उससे 90 मार्क्स का, 90 प्लस मार्क्स का पेपर आता होता है। तो गेम तो सारी ये है कि आपने हल कैसे करना है। हल करने के वक्त आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए सर। रॉक स्टार एंड कंपनी ऑपरेट्स अ चेन, अच्छा हमने ये सवाल पढ़ लिया था, हमने कहा इसको हल कर लेते हैं। असल बात यह है कि चूंकि मैं बाजू का नीचे वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये पेपर भी अपने पास रखा होता है कि मैं हार्ड फॉर्म में भी सवाल को देख सकूं। ले सर, हमने शुरू किया यहाँ से।
रॉकस्टार एंड कंपनी। कंप्यूट क्या करना है? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स ईयर 2026। जी सर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग नंबर 1। वैसे ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, उसके अलावा उसमें है कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी। शुरू करेंगे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट है 70। 35% of the sale were received through card payment and 65 were received in cash। जो कैश में वसूल की है सारी इनवॉइसेस ही 0.1 मिलियन से कम की थी। इसका मतलब है आपने कोई भी कैश में 2 लाख से ऊपर वाली पैसे, 2 लाख से ऊपर कैश वसूल नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें तो राइटली प्लेस्ड है। ये जुमला बड़ा कीमती इसलिए है कि भाईजान अगर वो 2 लाख से ऊपर की चीज, वो आपको, अगर अब अगली अटेंड में सवाल आएगा तो वो आपको कहेगा कि ये 5 आइटम्स थी 100 रुपए की। मिसाल के तौर पे ये 5 आइटम्स थी, इसकी पेमेंट आपने वसूल की है 100 मिलियन की कैश में, और इनकी जो कॉस्ट थी वो थी लेट्स से 50 मिलियन। अब हम करेंगे ये कि ये जो कॉस्ट थी 50 मिलियन, इसका 50% यानी 25 ऐड बैक करना पड़ेगा। ये मैं अगली अटेम्प्ट के लिए बता रहा हूँ। इस अटेम्प्ट में तो इसने खुद ही जानबूझ के ये वाली एडजस्टमेंट को ज्यादा खोला ही नहीं, और उसने कह दिया कि भाई सारी इनवॉइसेस बिलो 1 लाख थी। अदरवाइज इनवॉइसेस अबव, इनवॉइसेस ज्यादा होती, 2 लाख 3 लाख 4 लाख इनवॉइस होती है, और आपको वो पैसा कैश में मिला होता, तो सर फिर मसला बन जाना था। फिर वो जो कॉस्ट आपने एज डिडक्शन ला हुई थी उसका 50% इनएडमिसिबल हो जाना था। तो बहरहाल ये वाली एडजस्टमेंट आएगी अगली अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पर हम कहेंगे इस एडजस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं करना था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कहेंगे मीट। अगर मीट फ्रॉम फार्म्स लिया है तो इसे भी इग्नोर करेंगे। अच्छा, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इनवॉइस वैल्यू अप टू 0.1 मिलियन, इसको इग्नोर कर दें। फिर परचेज ऑफ मीट, परचेज ऑफ मीट फ्रॉम फार्म्स, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। अलबत्ता परचेज ऑफ मीट फ्रॉम होलसेलर्स, परचेज ऑफ मीट फ्रॉम होलसेलर्स जब आएगा ना, तब अब सर, अब मैं बहुत तेजी से सवाल करा रहा हूँ, मैं भाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना इससे पहले हर सवाल में मैं आपकी मैसेज का, वर्किंग का, क्या आप क्या आंसर करते हैं मैं उसका वेट करता रहा हूँ जी।
लेकिन अब हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा वेट, पिक कीजिएगा बहुत तेजी से। अच्छा जनाब, परचेज फ्रॉम मेड फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से कितना खरीदा? 30 मिलियन का 40%। इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं था। अब चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं था, तो इसका 10% अलाउ नहीं होगा। 3 4 12, 1.2 मिलियन एड बैक कर देंगे। फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस कितना है? 2 मिलियन के। ये अलाउड है, इसको भी इग्नोर करेंगे। फिर वेजिटेबल्स, vegetables, purchase of vegetable amounting to 5 million paid in cash। सर जी आपने कैश में पेमेंट कर दी है। सर जी कैश में अगर आपने पे किया, और काम आपका क्या है? रेस्टोरेंट्स का काम है। पेमेंट इन कैश। हाँ, अलबत्ता हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो उस पर आपको वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और उसको टैक्स काटे बगैर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर टैक्स काटने का चक्कर नहीं है, यहाँ पर आपने कैश में पेमेंट किया है। अगर कैश में पेमेंट किया है तो आपको टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी ना। यहाँ पर और कैश में नहीं, आपको उसके जरिए पेमेंट करनी चाहिए थी, सॉरी, बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट करनी चाहिए थी। आपने पेमेंट की है कैश में, ये आपने गलत किया, इसलिए आपको वो एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ये आप ऐड बैक कर देंगे। सर परचेजेस इसलिए ऐड बैक किया है क्योंकि आपने पेमेंट किस में की है? कैश में की है। अब एक पॉइंट और है इससे कनेक्टेड, लेकिन वो ये है कि अगर आप पेमेंट करें और टैक्स काटे बगैर पेमेंट करें, तो आपको वो एक्सपेंसेस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होते। और अगर आपने पेमेंट की हो और वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की पेमेंट की हो, तो 20% तक वो डिसअलाउ होता है, 80% फिर भी अलाउ होता है। वो उस केस में था जब आप क्या कहते हैं, टैक्स काटे बगैर पेमेंट करते। ये तो आपने कैश में ही खरीद लिया, तो कैश में खरीदेंगे तो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। तो वो दो चीजें अगर आपके दिमाग में मिल रही हैं तो उसको अलग-अलग रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या शामिल है? एक्विजिशन ऑफ अ ट्रेडमार्क फॉर बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ऑपरेशन ऑफ RSC रेस्टोरेंट आउटलेट्स, कॉस्टिंग ₹15 मिलियन। द ट्रेडमार्क वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 फरवरी 2026। सर जी एडमिन एक्सपेंसेस में शामिल है ट्रेडमार्क। सर ये जो ट्रेडमार्क होता है ना सर, ये होता है इंटेंजिबल। ट्रेडमार्क होता है इंटेंजिबल, तो इसको आप क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, इसको ऐड बैक कर देंगे। जी, उसके बाद आगे चलता हूँ।
अलबत्ता इसकी अमोर्टाइजेशन जो है ना वो भी लेस होनी थी। और अगर उसने आपको यूजफुल लाइफ नहीं बताई तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी आप ले लीजिए। कितना होगा? 15 है। यूजफुल लाइफ भी हम ले लेंगे 15 अगर नहीं पता। अमोर्टाइजेशन करनी है। फरवरी के डेज हैं 2028। फरवरी के बाद आ गया मार्च, मार्च के बाद आ गया अप्रैल, अप्रैल के बाद आ गया मई, मई के बाद आ गया जून। तो ये 150 डिवाइडेड बाय 365 जी, बताइएगा कितना बना? 0.42। ये अमोर्टाइजेशन जो है वो साथ ही माइनस करते हैं। आगे चलता हूं और अब आगे बात करते हैं। पेमेंट मेड टू मार्केटिंग एजेंसी फॉर ब्रांड प्रमोशन। आपको टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी। आपको टैक्स काट कर पेमेंट करनी चाहिए थी, आपने टैक्स नहीं काटा। 8 रुपये की टैक्स नॉट डिडक्टेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रैंप। रैंप की कंस्ट्रक्शन की थी विद अ कॉस्ट ऑफ 0.2 मिलियन पर रैंप। 3 रेस्टोरेंट थे, 3 रेस्टोरेंट थे तो ये बन रहा था 0.6। द कॉस्ट वॉज 0.2 मिलियन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शामिल था। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शामिल था। तो दिक्कत तो नहीं है, इसने तो फिर ठीक किया ना। उसको रैंप अलाउड एज डिडक्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और अगली बात है परचेज ऑफ एन अनइम्प्रूव्ड प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹16 मिलियन सिचुएटेड along विद अ हाईवे फॉर establish a फ्यूचर रेस्टोरेंट। यार ये तो नहीं ना ऐड होना चाहिए था। ये तो आपने प्लॉट खरीदा है, ये एडमिन में तो नहीं आना चाहिए और ना स्टैम्प ड्यूटी आनी चाहिए। तो ये तो क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे और इसकी डेप्रिसिएशन भी कोई नहीं होनी। फाइनेंशियल चार्जेस। अच्छा जी, उसके बाद आ गया फाइनेंशियल चार्जेस का इंटरेस्ट। ये था 2.6 मिलियन का। इसको आप कर देंगे एड बैक। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है लीजिंग कंपनी के लिए, उसको आपने क्या कर दिया, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस था पे टू द लीजिंग कंपनी। आपने अगर लीज कराया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होता, लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत होती है, आपको पता है ना। इस वजह से ये तो ऐड बैक हो जाए। ना डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट होनी है, ना डेप्रिसिएशन माइनस होती है, ना इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होता है। क्या माइनस होता है? लीज रेंटल माइनस होते हैं। लीज रेंटल माइनस होते हैं। तो अच्छा जी, आगे चलते हैं। रेंटल इनकम कितनी है जी? 4 मिलियन। अर्नड फ्रॉम सब लीज ऑफ अ पोर्शन ऑफ कमर्शियल प्लेस, कमर्शियल स्पेस टू अ थर्ड पार्टी। The commercial space located in shopping mall was originally taken on rent at an annual rental of 14 million, which has been included in the administrative expense। 14 मिलियन का एनुअल रेंटल था, 4 मिलियन की रेंटल इनकम बन गई। सर जी, ये इसने अदर इनकम में शामिल किया हुआ है। असल में ये कहाँ आना चाहिए था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिस्मिल्लाह। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम है, इसको यहां से निकालेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को काम करता हूँ मैं।
यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट। ये वाइट वाइट क्या आ गया, है ना? ये ये जैसे वो आ गया है, इसको मिनिमाइज कर। ये ये ना आगे कोई वो आ गई। ये यहाँ पर ना वो जो विचुअल वो होता है ना। एक मिनट, अब तो ठीक हो गया, अब तो ठीक हो गया। ये ठीक, इसको मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो। अच्छा जनाब, इसको एक काम करते हैं, साथ ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाते हैं। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा 4 मिलियन। इसमें तो कोई खास बात नहीं, सब लीज करने से जो पैसे कमाए वो अदर सोर्स में आ गए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया अदर इनकम में 4 मिलियन था, उधर से निकाल के उधर डाल दिया। कैपिटल गेन था 18 मिलियन का, ये भी यहां से निकाला। कैपिटल गेन भी यहां से निकाला और डाल किधर देना है? कैपिटल गेन यहां पर डालना है, और इसको थोड़ा सा मैं देख भी लूं। 18 मिलियन का कैपिटल गेन था अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दीज शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2023। कैपिटल गेन था 18 मिलियन का। शेयर्स हैं लिस्टेड कंपनी के। है तो सेपरेट ब्लॉक आइटम, लेकिन जाहिर बात है टोटल इनकम भी तो निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर ही राइटली प्लेस कर दिया। और इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है कितनी, 28 मिलियन की। अकाउंटिंग और टैक्स दोनों सेम है, इसको तो फिर हम अकाउंटेंट ने माइनस कर दी होगी ना, तो टैक्स वाला क्या करेगा, जाने देगा। ये सर हमने इसको बात यहाँ पर खत्म कर दी, बिजनेस की कोई और चीज नहीं है। लॉसेस की एडजस्टमेंट वाला सवाल है बुनियादी तौर पे, तो इसको ऐसे लेके चले। मुझे जल्दी से जरा बता दीजिए, 70 + 1.2, हाँ, +5 +15 -0.42 +8 +16.2 +2.6 -4 -18, ये कितना हो गया सर? जी सर। जल्दी से बता दो भाई। जी सर जी। इंटरनेट स्टॉक अमाउंटाइजेशन 15 साल की। डेज तो डेज हैं, तो डेज में जी बिल्कुल डेज में। ट्रेडमार्क 91.8, मुझे एक स्टूडेंट कह रहे हैं, कंफर्म करें।
यार मुझे कैलकुलेटर एक मुझे भी दे दें तो बड़ी आसानी हो जाए। आप भी सर अपने तौर पे करें जरा इसको। 1.2 है, प्लस प्लस 5 है, प्लस 15 है, 0.42 माइनस है, फिर 8 प्लस है, फिर 16.2 प्लस है, फिर 2.6 प्लस है, फिर 4 माइनस और 18 जी। यार कंफर्म करो। 95.58 कह रहे हैं स्टूडेंट। साथ साहब ने 94.58 कह दिए। जी आप एक बार रिकैलकुलेट कर लें कि यही बन रहा है। जो भी बहरहाल फिगर आ रही है, मैंने इसको फिलहाल जो मेरे पास आ रही मैंने लिख दी। हमने ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को पहले एडजस्ट करना है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस के अंदर 2019 वाला लॉस एडजस्ट नहीं हो सकेगा। 2024 वाला लॉस एडजस्ट हो सकेगा जो 13 मिलियन बनता है। इसको एडजस्ट कर दिया। 95.58 में ये एडजस्ट किया तो कितना बना? 82.58। अच्छा जी, ये जब आपका बन गया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आपने कहना है भैया मैंने इस साल की सारी वर्किंग भी कर ली, मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को भी एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपने कहना है भैया अब जो मैं ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने लगा। अच्छा मैं आपको बताता चलूं, आई कैप के सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने साथ साथ इस साल की वर्किंग को एडजस्ट नहीं किया। उन्होंने उसको डिफरेंट वे से किया, हालांकि जो पिछली अटेम्प्ट का जो सोल्यूशन था वो डिफरेंट था। लेकिन आई कैप की किताब में जिस अप्रोच से किया गया आपने उसको अडॉप्ट करना है। क्योंकि आई कैप की जो किताब है वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यादा ऐसी चीज है जिसको आप फॉलो करें। मैं आपको आई कैप की बुक के फॉर्मेट के मुताबिक इसको लेके चल रहा हूँ। आंसर सेम आएगा, अप्रोच में फर्क है। मैं आपको जिस अप्रोच से करा रहा हूँ ये अप्रोच ज्यादा बेहतर है। लास्ट अटेम्प्ट के पेपर का जो आई कैप ने सोल्यूशन दिया उसमें जो अप्रोच है उससे ये वाली अप्रोच एज पर आई कैप की बुक है। आपने सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस को फाइनल किया, उसके और उसमें उस साल की डेप्रिसिएशन को एडजस्ट किया। ठीक है, वो एडजस्ट करने के बाद फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट किया और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर आप लेंगे 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 82.58 का 50% कितना बना? 41.29। और ब्रॉड फॉरवर्ड जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 50। तो आप कौन सा एडजस्ट करेंगे? सर ये 41.29 को एडजस्ट कर लेंगे। इसको आपने एडजस्ट कर लिया तो पीछे क्या आ गया? फिर आ गया 41.29। ये जो एडजस्टमेंट के बाद आया है 41.29, ये आपकी फाइनल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। हाँ अलबत्ता अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कुछ बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा, वो 50 - 41.29 है जो बनेगा 8.71। ये आपकी टोटल वर्किंग इनकम फ्रॉम बिजनेस की होती है। यहां पर मैं लिखता हूं 41.29 प्लस 418 प्लस 4 जी बताइएगा। 63 या 62 है? 8 22 ठीक है, 63.29। ये आ गया आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम ये आ गई। इसमें टैक्स इनकम निकालना है तो क्या करेंगे सर जी? सेपरेट ब्लॉक आइटम को लेस कर देंगे। ये सेपरेट ब्लॉक आइटम लेस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 45.29। ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी।
इस पर रेट अप्लाई करेंगे, इस पर रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। मेरे पास टाइम कम है, मैं फौरी तौर पे रेट अप्लाई करने लगा हूं। जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी ये बनेगी 19.47। जी भाई, टैक्स लायबिलिटी 19.47 बन गई। और टैक्स ऑन कैपिटल गेन यानी सेपरेट ब्लॉक आइटम पर जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करना है, आपके पास क्वेश्चन पेपर जो उसने क्वेश्चन पेपर पे उसने लास्ट में रेट दिए हुए हैं, खुदारा उनको यूज करना टाइमली सीख लें। इसने ये शेयर खरीदे कब थे? इसने ये शेयर खरीदे थे, ये देखिए, 1 जुलाई 2023। भैया 1 जुलाई 2023 में टेबल देखना पड़ेगा। अगर 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम है, बेचे कब हैं? बेचे कब हैं सर? बेचे हैं उसने इस साल में ना, 2026 में बेचा है। तो 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम, यही पीरियड बनता है होल्डिंग पीरियड, 2 to 3 ईयर। जब 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड बनता है तो रेट तो लगेगा 10%। और गेन कितना था? 18 का। ये कितना बन गया? 1.8 बन गया। सर जी साथ इसके आ जाएगा अब हाई, कोई टैक्स क्रेडिट तो है नहीं, कुछ नहीं है, हाई अर्नर सरचार्ज, तो कितना लगेगा? 10% के हिसाब से। सीधा सीधा है 119.47 है, 1.95 कर दे। ये टोटल करेंगे तो ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 23.22। लो सर, इस तरह से ये सवाल करना था। मैंने आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट के दोनों सवाल करा दिए जी। अब मुझे बताइए, इसमें मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं बच्चों, हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है। सिर्फ एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि एक अप्रोच इसमें ये होती है कि आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को डेप्रिसिएशन से पहले एडजस्ट करते हैं, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन से भी पहले। हम जब ये वाली वर्किंग करते हैं बुनियादी तौर पे, उसमें आप ये वाली इस साल की वर्किंग आपने अपनी कंप्लीट करनी है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को लेके आना है और फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेके आना है। तो बुनियादी तौर पे अगर आपके यहां पर लॉसेस आ जाएं, भाई अगर आपके यहां पर लॉसेस आ जाएं तो फिर आप वो वाली एडजस्टमेंट करते हैं कि पहले इसको एडजस्ट कर लें, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पहले एडजस्ट होगा। इसकी प्रायोरिटी पहले इसलिए होती है, ये वाले लॉसेस को एडजस्ट करने की प्रायोरिटी पहले इसलिए होती है क्योंकि इसकी लाइफ होती है 6 ईयर, 6 ईयर के बाद इसने एक्सपायर हो जाना है। हाँ, अगर यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग है, यहाँ पर की जो डेप्रिसिएशन है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो उसकी प्रायोरिटी सेकंड होती है। लेकिन वो फिर तब आएगी ना जब आपका यहाँ पर लॉस आ गया। अगर यहाँ पर गेन आ गया तो इसका मतलब है कि आपने वो जो एडजस्टमेंट किए हैं पीछे वो ठीक किए हैं, और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस एडजस्ट करें और उसके बाद फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करें। तो अब ये भी आपको एक एडिशनल बात बता चलूं, अगर यहाँ पर फिगर जो है वो 10 मिलियन से, यहाँ की जो फिगर अगर 10 मिलियन से कम होती तो 100% एडजस्टमेंट हो जानी थी। और ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करवा के और लेटेस्ट अटेम्प्ट के न्यूमेरिकल करा दूं। ऑल दो मेरे प्लान में एक न्यूमेरिकल और था एओपी का, इंशाल्लाह वो जो है वो हम अब नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह कल की प्लानिंग हमारी ऐसे है कि उसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग ऐसी नहीं होगी जो हम प्लान करें वो ना हो पाए। मैं आप सब लोगों के पेशेंस के लिए मशकूर हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर योर पेशेंस। आप लोग साथ रहे, आप लोगों ने साथ साथ सवाल हल किए।
कुछ सवाल पूछने हैं, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मैं हाजिर हूँ। कोई सवाल पूछना है, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मैं हाजिर हूँ। जी सर। लॉस में आंसर आएगा तो फिर आपने जो इस साल की डेप्रिसिएशन होगी उसको ऐड बैक करके पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करना होगा। अगर लॉस में आंसर आएगा तो आपने इस साल की जो डेप्रिसिएशन थी उसको ऐड बैक करके और फिर पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करना होगा। लेकिन ये सिर्फ तब है जब लॉस आ जाए, अगर पहले ही गेन आ रहा है तो फिर आपको करने की क्या जरूरत है। सर जी, मैं आपके साथ चलता हूँ यहाँ पर। हमारा टाइम खत्म हो गया। और टैक्स एग्जाम में किस सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए आपको बताता चलूं कि हमेशा सबसे पहले रट्टे वाले सवाल इजी जो आपको आते हैं पहले उसको सॉल्व किया करें। दूसरे नंबर पे जो है ना, आपने छोटे न्यूमेरिकल्स जैसे हेड्स ऑफ इनकम के न्यूमेरिकल हैं या क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स की छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। तीसरे नंबर पे आपने बड़े न्यूमेरिकल की तरफ जाना होता है। अब सवाल ये कि सर एमसीक्यू भी, एमसीक्यू का क्या करें। सर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि एमसीक्यू को सबसे पहले करें। सबसे पहले आप रट्टे वाले वो सवाल करें जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का सवाल है, वो सारे हल हो जाएं तो फिर उसके बाद आप एमसीक्यू की तरफ आए। क्योंकि एमसीक्यू बाजों का तो आपको पैनिक ज्यादा कर देता है और मार्क उसका सिर्फ एक ही मिलता है आपको ज्यादा से ज्यादा। फौरी तौर पे एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे रट्टे वाले कौन कौन से सवाल आपको आते हैं, पहले उसको हल करें और फिर उसके बाद एमसीक्यू हल करना शुरू करें। हाँ, बाज़ तो ऐसा हो जाता है कि आप रीडिंग टाइम में आप फारिग बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि सर सवाल सारा मैंने गो थ्रू कर लिया। सर उसमें आइडेंटिफाई करेंगे किस किस को आपने कैसे हल करना है। ले सर, ये हमारी आज की डिस्कशन थी।